मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज मैं जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद हूँ और आज आपके लिए हम एक बहुत ही स्पेशल शो लेकर आ रहे हैं। एक तो यौम दिफा है, वो दिन होता है जिस दिन हम अपने वतन की दिफा का जो हमने वादा किया है उसके इयादे का दिन होता है। और चाहे कुछ भी हो, हमारी जान हमारी माल इस वतन के लिए जो है वो हाजिर है और इस वतन के दिफा के लिए। पाकिस्तान ने जो दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ये इसके दिफा की लड़ाई थी। ये लड़ाई जो है वो 2 दहाइयों पर जो है वो मुहित है और उस लड़ाई में बहुत सारी जगहों पर ये लड़ाई लड़ी गई, बहुत सारे इलाकों में ये लड़ाई लड़ी गई। लेकिन ये वो जगह जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, इस जैसी जगह इस लड़ाई के अंदर जो है वो फोर फ्रंट थी। ये सबसे पहली लड़ाइयाँ थी और अगर ये कहा जाए कि लड़ाई जो है वो शुरू यहाँ से हुई थी तो ये गलत ना होगा। जनूबी वज़ीरिस्तान की या वाना की जब हम बात करते हैं तो ये वो उन इलाकों में था जहाँ पर ये लड़ाई सबसे पहले शुरू हुई थी। जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर जो है वो 3 फेजेस के अंदर जो है वो ये लड़ाई लड़ेगी। सबसे पहला फेज था वो जब 2003 से 2007 के दौरान अलकायदा और इससे जो जुड़े हुए ग्रुप थे उनको ख़त्म किया गया। फिर 2009 और 10 के साल थे जब यहाँ पर ऑपरेशन राह निजात हुआ और फिर 2012 के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन का एक फेज शुरू हुआ। ये बहुत बड़ा इलाका है, तकरीबन 6500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, 7 लाख इसकी आबादी है और यहाँ पर लड़ाई कोई आसान काम नहीं था। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जिस तरह का टेरेन जो है वो यहाँ पर मौजूद था, जिस तरह की वैलीज यहाँ पर हैं, 10 ब 10 यहाँ पर जो है वो लड़ाई हुई है। यहाँ से दहशत गर्दों का जिस मुश्किल के साथ खात्मा किया गया है वो यकीनन वो बहुत ही गैर मामूली था। लेकिन 2012 के बाद की जब मैं बात कर रहा हूं तो इस लड़ाई में वो मरहला शुरू हुआ, वो शायद सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था और वो मरहला था जिसे कहा जाता है कि बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स। इन इलाकों को वापस कौमी दायरे के अंदर लेकर आना था, इन इलाकों को फिर से पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था और उस तरह से बनाना था जिस तरह से शायद ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे। बहुत सारे लोग यहाँ से जो है वो नकल मकानी करके भी जा चुके थे, उन लोगों ने भी वापस आना था और यहीं से उस लड़ाई का आगाज हुआ, उस दिफा का आगाज हुआ जो शायद आज भी हम यहाँ पर जो है वो लड़ रहे हैं। और यही दिफा, यही लड़ाई दिखाने आज मैं आपको जो है वो जनूबी वज़ीरिस्तान लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, यहाँ पर जिस तरह से कारोबार होता है वो आपको दिखाएंगे, लोग किस तरह से जो है वो कारोबार कर रहे हैं, लोग अमन और अमान के हवाले से क्या कहते हैं वो आपको दिखाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से यहाँ पर बनाया जा रहा है वो हम आपको दिखाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे ताकि आपको एक अंदाजा हो कि ये जो लड़ाई है, लड़ाई का ये जो मरहला है ये किस तरह से लड़ा जा रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान में इन इलाकों को वापस लाना, इन इलाकों को फिर दोबारा पाकिस्तान का हिस्सा बनाना, यही जो है वो इस लड़ाई का सबसे अहम मरहला है। मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जिसे अंगूर अड्डा क्रॉसिंग कहा जाता है। ये वो एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पर जो है वो अफ़गानिस्तान से जो कार्गो आता है, जो ट्रक आते हैं वो क्रॉस करते हैं। अभी आप देख रहे हैं क्योंकि ये कोविड है तो कोविड की वजह से जो ट्रक यहाँ पर आ रहे हैं उनको जो है वो डिसइंफेक्ट जो है वो किया जा रहा है। पीछे जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो वो बाउंड्री है जहाँ से जो है वो ये ट्रक क्रॉस करते हैं। बहरहाल बात जो दिफा की हो रही है, इलाकों को दोबारा से रिहेबिलिटेट करने की हो रही है, उसमें एक बड़ा किरदार जो है वो बॉर्डर मैनेजमेंट का है। बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी थी और बॉर्डर मैनेजमेंट जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई का हिस्सा है। ये अंगूर अड्डा क्रॉसिंग पर तो मैं मौजूद हूँ, मगर लेफ्ट और राइट आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ये बॉर्डर फेंसिंग की गई है। अभी बॉर्डर फेंसिंग का जो काम है वो तकरीबन 80% जो है वो मुकम्मल हो चुका है और वो जो काम है वो इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर इन इलाकों को जो है वो महफूज बनाना है, इन इलाकों में अमन व अमान को इंश्योर करना है, तो फिर आपको सबसे पहले ये काम
बॉर्डर से जो है वो इसका आगाज़ करना पड़ेगा। यही वजह है कि ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया और फिर इसके समरात भी बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये कि जहाँ पर जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसकी वजह से जो तिजारत है वो काफ़ी हद तक जो है वो रेगुलराइज हो रही है और ना सिर्फ उससे रेवेन्यू आ रहा है, इलाके के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो पैसा आ रहा है वो पैसा इलाके के लोगों पर लगता है। दूसरी चीज़ कि जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसके अंदर ये जो आज़ादाना नक्लो हमल का जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल पैदा करता था। ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस इलाके से अब आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो ख़त्म हो रहा है कि जो लोग आना चाहते हैं वो आएँ ज़रूर, लेकिन वो पेपर्स के ज़रिए जो है वो आएँ। और यही चीज़ जो है वो इन इलाकों के अंदर इन इलाकों को कौमी धारे में लाने का जो है वो एक बड़ा ज़रिया बन रही है। अंगूर अड्डा की जो क्रॉसिंग है ये कदरे छोटी क्रॉसिंग है जब हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर की जो है वो बात करते हैं। बड़ी क्रॉसिंग्स हैं, तोरखम है, चमन है, मगर ये अहम ज़रूर है और इसी वजह से हम यहाँ पर भी बॉर्डर मैनेजमेंट का वही इंतज़ाम देख रहे हैं जो कि दूसरी जगहों पर बड़ी क्रॉसिंग्स पर जो है वो किया गया और ये इंतज़ाम आपको बॉर्डर के साथ साथ अब हर जगह पर जो है वो नज़र आता है। ये यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान आपने जाना हो या अफगानिस्तान से पाकिस्तान आना हो, अब एक बात तय है कि उसके लिए ये काम जो है वो कानूनी तरीके से होगा। बॉर्डर मैनेजमेंट भी है, फेंसिंग है। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से आना जाना जो आमदोरफ्त होती थी, जो अनडॉक्यूमेंटेड जिसको हम कहते थे, वो अब जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उसी तरह से आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो कैबिन बने नज़र आते हैं, यहाँ से जो है वो लोग जो ट्रक है, सामान है वो गुजरता है, यहाँ पर जो है वो रजिस्टर होता है और उसके बाद जो है वो फिर आगे उसकी मंजिल जो है वो वाना होती है। अब ये यहाँ पर ये बात बड़ी दिलचस्प है और समझने की है कि अगर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई है हमारी और 2 दहाइयाँ उसमें गुजर गई, अब इन इलाकों को अगर उस जंग से निकालना है और इन इलाकों को उसी तरह से बनाना है जिस तरह से पाकिस्तान के जो है वो बाकी हिस्से हैं, तो फिर इन इलाकों की मईशत पर फोकस करना होगा, इन इलाके के लोगों पर फोकस करना होगा और लोगों को वो ज़राए देने होंगे जिसकी वजह से वो अपना काम उसी तरह से कर सकें, उसी तौर तरीके से कर सकें जिस तरह से बाकी जगहों पर जो है वो होता है। यही वजह है कि फिर इस तरह की जगहों की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पाकिस्तान में जिस तरह से कारोबार होता है उसको करने के लिए, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई को रोकने के लिए इन जगहों को उठाना और इन जगहों को बनाना, इन जगहों को रिकंसोलिडेट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना इलाकों के लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी है और यही चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो नज़र आती है और ये बड़ी खुशी होती है 2 दहाइयों बाद अब देख के कि ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर जिनको नो गो एरिया कहा जाता था, जहाँ पर आना जो है वो मुश्किल होता था, जहाँ पर कहा जाता था कि आप इलाक़े गैर के अंदर जो है वो जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो है वो कारोबार हो रहा है। बॉर्डर से अगर कोई दूसरी तरफ आता है तो वो जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो रजिस्टर हो के जो है वो आता है, वो कारोबार करता है, उसका कारोबार भी रजिस्टर्ड है, कानूनी है और फिर सबसे आम बात कि इसका सारे का सारा जो है वो फ़ायदा इलाके के लोगों को होता है। तो यही चीज़ जो है इसी को हम कहते हैं कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो है वो अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो वो इन्हीं तरीक़ों से जो है वो मिलेगी। क्या हाल है जनाब आपके? खैरियत से? क्या नाम है जी? मौलवी तस्बीहुल्लाह। तस्बीहुल्लाह साहब, बताइए कारोबार यहाँ पर जो है वो हालात कैसे हैं वाना के और अंगूर अड्डा पे कारोबार के? देखिए जनाब, अंगूर अड्डा एक तजारत के रास्ते से एक नहायत अहम गुजरगाह है, तो इसलिए हमारा सारा ट्रेड इसी रास्ते के ऊपर है, पूरे साउथ वजीरिस्तान का भी और मतलब कि पूरा पाकिस्तान का एक मगरबी सरहद है और एक गेट वे है। बिजनेस का इधर बहुत मतलब है कि दोनों तरफ से अच्छा, यहाँ पर ये बॉर्डर मैनेजमेंट से इससे कारोबार पर जो है वो क्या फ़र्क पड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह भी बॉर्डर मैनेजमेंट के जरिए हम मुकम्मल सिक्योर भी हैं। अच्छा, तो हमारा ट्रेड को फ़रोग भी मिला है, अमन व अमान में बेहतरी आई है काफ़ी हद तक, तो इसके बारे में हम बहुत खुश हैं। हमारा इलाका वहाँ पर सिक्योर है और बहुत पुरअमन इलाका है और इधर का ट्रेड खासकर चलगोज़ा हमारा ड्राई फ्रूट का नहायत कीमती ट्रेड है,
वो भी इसी रास्ते पर हैं। बाकी जितना अफगानिस्तान के साथ मतलब कि साउथर्न एशिया और सेंट्रल एशिया की तरफ जो सबसे करीब तरीन रास्ता है और नहायत अहम गुजर रहा है वो अंगूरा। तो कारोबार करना आसान, कारोबार में अब आसानी है, बहुत आसानी है पहले के बनस्बत, क्योंकि अमन अमान भी बहुत क्योंकि ये सड़कें वड़कें भी हम देख रहे हैं ये बन गई हुई हैं, इसलिए बाकी भी इंशाल्लाह हमारे तवक्कुआत हैं। सड़क के ऊपर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफी मसाइल हल हुए हैं। अच्छा, ये हमारा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब तस्फीला साहब। शुक्रिया जनाब। हालात का मुझे बताएं, हालात कैसे हैं कारोबार के हवाले से वाना में और इधर से जो आप कारोबार कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे वो तो होते हैं, हालात इस तरह होते हैं कि यहाँ पे लोग बहुत गरीब हैं। अच्छा, और यहाँ पे तरकीबी काम न होने के बराबर है, इसलिए कि वो तो जब 2003 से यहाँ पे वो तो एफसी वाले लोग आए हुए हैं, इसके बाद वो तो हालात थोड़े से वो तो तरक्की की तरफ जा रही है, बेहतर होना शुरू हुआ, बेहतर होना है। लेकिन बाकी ये है कि यहाँ पे लोगों की कुछ रोजगार नहीं है। ठीक, हाँ, बाकी इस तरह होते हैं कि ये तो हम रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, वो तो लोगों ने जुर्गे भी किए हैं लोग अपने अफसरों से कि इन लोगों को ये रास्ता जो ट्रांजिट को बना दे और उन लोगों को सहूलत दे। ये लोगों ने बहुत कुर्बानी दिए हैं यहाँ पे, बहुत यूथ यूनियन के रोज़ के दौर में भी, और अभी वो तो अमेरिका जो अफगानिस्तान में यहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफें बर्दाश्त की है। इसके लिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम भाई, क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे अपना नाम बताइए। सर मैं मलक खालिद हूँ, अंगोराडे का रहने वाला हूँ। अच्छा, अंगोराडे का मलक हूँ, यहाँ के रहने वाले। मुझे बताएं क्या हालात है यहाँ पर जो है वो कारोबार के? सर माशाल्लाह कारोबार अभी जबरदस्त एवं चल रहा है। अच्छा। क्योंकि कोरोना के वायरस ये तो सारा दुनिया का मसला था, इसी वजह से थोड़ा सुस्ती आए। अच्छा। थोड़ा माशाल्लाह इससे जल्द न जल्द हम ख्याल है जल्द न जल्द कारोबार। वैसे कारोबार पे कितना फर्क पड़ा है जो ये सड़कें बनी हैं और पिछले 2-4 सालों में कारोबार के हालात को बेहतर कारोबार करना कोई आसान हुआ या मुश्किल हो गया? क्योंकि अंगोराडे मेन बॉर्डर है, खास कर ये अफगानिस्तान के बहुत नजदीक करीब रास्ता है। अच्छा। हम ये अब सरकार से चाहता है कि इसको सड़क बना दे, बिजली दे, स्कूल दे, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किलात, माल ले जाने में आसानी हो और माल आने जाने आसानी और पैदल लोगों के लिए आसानी बन जाए, क्योंकि पैदल लोगों बहुत मुश्किल के सामने। ये बॉर्डर अब ज़ाहिर बात है यहाँ पर अब जरा वो देख पेपर कागज शागज देख के जो है वो जाने देते हैं, इससे कारोबार करना ठीक है? कारोबार पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं, माशाल्लाह कारोबार में इससे बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि कानूनी लेवल है। कानून है, एक बार जो कानून है वो मानते हैं, क्योंकि जिस तरह चामान तुरखाम है इस तरह ये है अंगोराडे खास। बिल्कुल, क्योंकि हमें फिर ये कुछ तुरखाम चामान जिस तरह आपने आज़ादी दिया, इस तरह हमारे पाक अफगान बॉर्डर अंगोराडे पर आज़ादी दी जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाना एग्री पार्क के बाहर। ये वो फैसिलिटी है जो ख़ास तौर पर वाना के लोगों के लिए और यहाँ पे जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए बनाई गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई, उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का मरहला आता है, उसमें किसी भी इलाके की जो मईशत होती है वो बहुत ही ज़्यादा अहम होती है। उस मईशत को उठाना होता है ताकि लोग अपने पैरों पर जो है वो खड़ा हो सके, और ये चीज़ जो है वो लोगों की बहाली के काम को भी जो है वो आसान करती है। इसी वजह से ये फैसला हुआ कि यहाँ पर लोगों को क्योंकि जब पहले दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई थी उसमें जो मार्केटें थी वो तबाह हो गई थी, कारोबार जो था वो रुक गया था, तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज़ रिकंस्ट्रक्शन में बना कर दी जाए जहाँ पर उनके लिए कारोबार करना आसान हो और उनको कारोबार के ज़रिए जो है वो उठाया जाए। तो वाना एग्री पार्क एक ऐसी फैसिलिटी है, यहाँ पर अंदर जो है वो एक जो पाइन चलगोज़ा है उसका एक प्रोसेसिंग प्लांट भी है, उसके अलावा वेयर हाउसेज जो है वो बना के दिए गए हैं, गोदाम जो है वो बना के दिए गए हैं और दुकानें जो है वो बना के दी गई हैं, और ये बड़े एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है यहाँ पर जो है वो बिल्कुल नई मार्केट जो है वो खड़ी की गई है, जो कि आपको पुराना वाना जिस तरह से एक कबायली इलाका और कबायली इलाके का बाजार समझा जाता था उससे एक बिल्कुल मुख्तलिफ एक कंट्रास्ट में चीज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो खड़ी नज़र आती है। तो आइए अंदर चलकर आपको ज़रा दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है वो कारोबार किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर जो कारोबार कर रहे हैं वो लोग जो है वो क्या कहते हैं, वो किस तरह से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं और फिर ये फैसिलिटी किस तरह की बनाई गई है। मार्केट के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो इस तरह से आपको दोनों तरफ में जो है वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो है वो बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। ये नई इमारत है, बनी हुई है,
बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बोर्ड लगे हुए हैं, एक तरफ जो है वो गोदाम है, दूसरी तरफ जो है वो मंडी बनाई गई है, यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान, यहाँ पर वाना के लोग नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटर है कि जहाँ पर जो है वो बॉर्डर के पार अंगूर अड्डा के दूसरी तरफ से भी जो है वो लोग आते हैं, यहाँ पर सामान खरीदते हैं, यहाँ पर जो है वो कारोबार करते हैं। तो इस वजह से ये जो फैसिलिटी है इसकी अहमियत ना सिर्फ वाना के लोगों के लिए बल्कि जो इलाके के लोग हैं उनके लिए है। और अगर एक ऐसा सेंटर बनता है कि जहाँ पर जो है वो कारोबार करने के लिए सहूलत दे दी जाए तो उससे इलाके के लोगों का भी बड़ा फ़ायदा और इलाके की मैशत पर जो है वो बहुत असर पड़ सकता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर वाना आमिर नवाज़। आमिर नवाज़ साहब बहुत शुक्रिया जी। ये हमने अभी देखा है एग्री पार्क की बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी बनाई है। पुरानी भी हमने वाना की जो है वो मार्केटें देखी थी, पुराने वाना के जो बाज़ार हैं मार्केटें, उससे ये जो नई मार्केट है या नया बाज़ार इसे कह लें, ये किस तरह से मुख्तलिफ है? थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि वाना वज़ीरिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी नियामतों से नवाजा है और यहाँ पर एक्सपोर्ट क्वालिटी एप्पल पैदा होता है, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी पाइनट्स पैदा होता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि वाना से प्रोड्यूस होती हैं। एग्री पार्क का बेसिक मकसद भी ये था कि इनको हम वो फैसिलिटीज़ डोर स्टेप पे प्रोवाइड करें, जैसे कि यही चल हो ये लोग टेक्सला और मुल्क की दूसरे से में ले जाकर प्रोसेस करके फिर एक्सपोर्ट करते थे। अभी इनको डोर स्टेप पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जिसकी 1000 टन कैपेसिटी है। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में यहाँ के प्रोडक्शन को देखते हुए मजीद ब्लॉक्स तामीर किए जा रहे हैं और इनको डोर स्टेप पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब आमिर नवाज़ साहब। मानुल्लाह भाई, क्या हालात हैं कारोबार के? माशाल्लाह वाना में मुझे बताएं कि इस वक्त जो है वो वाना के हालात क्या हैं? वाना के हालात माशाल्लाह अब बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। इधर ये ज़राअत का ये जो मार्केट बना है हमको, अच्छा, इसमें हम बहुत खुश है। अच्छा, बहुत अच्छा कारोबार इंशाल्लाह शुरू है। तो कारोबार यहाँ पे चल रहा है इंशाल्लाह शुरू है। और हालात कैसे हैं? हालात माशाल्लाह ज़बरदस्त है, अभी बिल्कुल अमन अमान है, कोई टेंशन नहीं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब आप? खैर खैरियत। क्या नाम है जनाब? मेरा नाम सादिक। सादिक भाई, क्या हालात हैं इधर जी कारोबार? अभी कारोबार तो अभी 2 महीनों के एग्री पार्क बनाया पाक आर्मी ने, अभी हम इधर शिफ्ट हो गए। अच्छा। और कारोबार भी इंशाल्लाह ऐसा चल रहा है। और दूसरी बात है कि अभी जो बॉर्डर बंद हो गया तो हमारा कारोबार और दुगना हो जाएगा। अच्छा, बॉर्डर जब खुलता है? हाँ, जब खुल जाए। अभी तो फिलहाल तो बंद है, सब फर्ज कर 24 घंटे खुल जाए सकते हम वाला। अच्छा। फिर तो हमारी कारोबार दुगना हो जाएगा। अच्छा। दूसरी बात यह कि आर्मी ने बहुत कुछ किया और हॉस्पिटल बनाए, ये एग्री पार्क बनाए हमारे लिए ख़ुसूसन। अच्छा। ये इनकी बहुत मेहरबानी है और शुक्रिया। हम तो यहाँ पर वैसे लोग आ गए हैं, ये गोदाम है, ये जो वेयर हाउस बने हुए हैं, ये दुकानें जो बनी हुई हैं? जी जी, अब ये आहिस्ता हम तो सब्जी फ्रूट वाले शिफ्ट हो गए। अच्छा। अभी ये जो है अभी हम कोशिश करते हैं कि पूरी की तरह कामयाब हो जाए। सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर जो है वो काम किस चीज़ का होता है? ये सब्जी फ्रूट। अच्छा, सब्जी और फ्रूट सबसे ज़्यादा? जी जी, बहुत मेहरबानी जी। अजीज भाई बताएं, क्या हालात हैं मार्केट के और कारोबार के यहाँ पर? माशाल्लाह मार्केट की तो फंक्शन बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत बन रहा है, बहुत बड़े तरीके से बना हुआ है। लेकिन कारोबार तो पहले साल से शुरू हुआ है, कोई टेंशन तो लाजमी है इसमें होगी ना। जब चलेगा, थोड़े टाइम चलेगा तो लाजमी बात बेस पे आएगा। लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं? पहले तो ज्यादा था, भी ये कुछ दिन कम हो गए ना। लेकिन अगर कोई इंतजाम है इसके पीछे तरतीब बना दे तो इधर फिर तरतीब। पुरानी मार्केट से ये वाली इस तरह की मार्केटें बेहतर हैं या नहीं? नहीं, बेहतर तो है, बेहतर तो ज़ाहिर में बेहतर लगता है, लेकिन इधर काम हो जाए ना, सरकार इसकी तवज्जो दे दे तो इसके लिए बेहतर वही होगा, सरकार इस पर तवज्जो दे दे। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जनाब आपके? खैरियत से? क्या नाम है? रहमत अली। रहमत अली भाई, क्या यहाँ पर ज्यादा कारोबार, ज्यादा जो लोग हैं वो कौन बैठे हुए हैं इधर इस मार्केट में? सर वाना का लोग है। अच्छा। नहीं, काम ज्यादा कौन सा हो रहा है इधर? इधर फ्रूट सब्जी का होता है या दूसरे वेयर हाउस गोदाम का काम ज्यादा है? ये चलगोजा भी होता है। अच्छा। टमाटर भी होता है, आलू बुखारा, सेब। अच्छा। हुकूमत ताउन करेगा तो इधर एग्री पार्क भी बड़ा रश बनता है। अच्छा। और वाना के वैसे हालात कैसे हैं? जबरदस्त है। अच्छा, बिल्कुल काम शाम चल रहा है? जबरदस्त अमन है। अच्छा। 10 साल से पहले अभी इतना अमन है, पहला दहशतगर्दी ज्यादा है कि अच्छा। अभी बहुत अमन है। अच्छा, हम खुश है। जो हुकूमत ताउन भी करेगा हमारे साथ सिविल हुकूमत हमारे साथ ताउन करेगा, फिर इंशाल्लाह ये एग्री पार्क ज्यादा अच्छा बढ़ेगा। चले, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? क्या हाल है? खैरियत से? क्या नाम है जी आपका? गुलबात खान। गुलबात खान साहब, आप मुझे बताइए कि इधर क्या हालात कैसे है? इधर ये हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है।
میرے پاس آرمی ہے, وہ بہت زبردست امن آ سکتا ہے, بالکل کوئی غلطی بھی نہیں ہے. وہ کوئی تکلیف ہے آرمی کو بولے گا وہ پور آ جائے گا, وہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے, وہ پور آرمی حل کرے گا. وہ بالکل زبردست آ کر گئے. یہاں پر انتظام اور یہ دکانیں آپ کو ٹھیک بنی ہوئی ہیں؟ اور ٹھیک ہے, دکان بھی صحیح بنا ہے, ہر چیز الحمدللہ بالکل صحیح بن گیا. وہ میرے کو بہت خوش ہو گیا. ادھر سے ہر چیز کا بہت زبردست ہے, ٹماٹر سیب وغیرہ ہم لوگ زنغازی ہر چیز کیا چیز تو کوئی مانگتا ہے پاکستان سے مانگتا ہے یا دوسرا لوگ کو مانگتا ہے, ادھر سے ہر آدمی کو ملتا ہے. تو کاروبار کرنے میں آسانی ہے کیونکہ اب تو یہ پہلے تو یہ علاقہ غیر ہوتا تھا نا, تو اب تو یہ قبائلی علاقہ بھی نہیں رہا, اب تو یہ خیبر پختونخوا ہو گیا ہوا ہے نا. پہلے بہت تکلیف ہے اس کو, طالب لوگ سے تھوڑا خطرہ ہے, وہ چوری کے لو یہ تھوڑا خطرہ ہے, اور الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے. میرے پاس آرمی کا زبردست کام کیا, بالکل کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے. ابھی ایسے زبردست امن ہے, رات کو ہم جائے گا 9 بجے جائے گا, 12 بجے, رات 9 بجے 12 بجے تک کام چلتا ہے, 12 بجے تک کام کرتا ہے, اور رات کو صبح تک کام کرتا ہے. وہ گاڑی انشاءاللہ الحمدللہ آرمی پورا روڈ ابھی کھول گیا, رات کو کھول گیا, دن کو کھول گیا, میرے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بہت مہربانی خان صاحب. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں اور جو جگہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ شولام ہاسپٹل ہے, اور یہ وانا کا وہ ہاسپٹل ہے کہ جو کہ سہولیات میں اور جس طرح سے یہاں پر مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے اس میں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کم نہیں ہے. یہ جو ہاسپٹل بنا ابھی تک یہ جو فیسلٹی ہے یہ تقریباً 40 بیڈ کا جو ہے وہ ہاسپٹل ہے. یہ متحدہ عرب امارات کے تعاون سے جو ہے وہ یہاں پر بنایا گیا, مگر یہاں پر جو ہے وہ ایک تو صرف وانا سے مریض نہیں آتے بلکہ جو انگور اڈا کراسنگ ہے اس کے دوسری طرف افغانستان ہے, وہاں سے بھی جو ہے وہ مریض یہاں پر آتے ہیں اور ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے. وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے فیسلٹیز ہر طرح کی موجود ہیں, چاہے وہ لیب کی ہوں, بلکہ یہاں پر جو ہے ایک ڈائلیسس سینٹر بھی جو ہے وہ موجود ہے. تو ابھی ہم اندر چلیں گے, آپ کو یہ ہاسپٹل بھی دکھائیں گے, کچھ لوگوں سے بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے, اور پھر جو یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں جو اس ہسپتال کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ اس ہسپتال کو چلانا جو ہے وہ ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اور وہ یہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے کام کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شولام ہاسپٹل کے ایم ایس ڈاکٹر تجمل صاحب. تجمل صاحب بہت شکریہ جی. ہم نے ابھی ہاسپٹل دیکھا ہے, یہاں پر آپ نے بڑا زبردست جو ہے وہ انتظام کیا ہوا ہے. اس کو چلانا یہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے؟ یہ ایگزیکٹلی آپ نے جو بتایا, تو پہلے جب میں شروع میں آ رہا تھا تو واقعی آئی واز فیلنگ اٹ ایز اے چیلنج, لیکن جب میں یہاں آیا تو میں نے حالات جب دیکھے تو مجھے بڑے کارڈیل حالات ملے. اسپیشلی ہماری سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے جو ہمیں ایف سی اور آرمی کی طرف سے پرووائڈڈ ہے تو وہ فیئر بالکل نہ ہو تو آپ کمفرٹیبلی کام کر سکتے ہو. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو اسپیشلٹیز ہے ہر ایک میں اسپیشلسٹ موجود ہے, اس کے ساتھ جو ٹیکنیکل سٹاف ہے وہ موجود ہے, جو ہمارے ہاسپٹل کے چلانے کے لیے جو میڈیکل اکوپمنٹ چاہیے وہ موجود ہے. تو اس لحاظ سے میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں ہاسپٹل کو چلانا. تو آپ اور آپ کی ٹیم یہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ زیادہ کن علاقوں سے ہیں, کہاں سے آ کر جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں؟ ہمارے سٹاف میں کراچی کے ڈاکٹر بھی ہے, پشاور کے بھی ہے, مردان کے بھی ہے, مطلب تھرو آؤٹ دا کنٹری ہمارے پاس چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن تھرو آؤٹ دا کنٹری. وانا کے اندر جو ہے وہ ہاسپٹلس جو میڈیکل کی جو سہولیات ہیں وہ تو ویسے ہی کم ہے, تو آپ کے پاس کون کون سے علاقوں سے جو ہے وہ یہاں پر لوگ آتے ہیں؟ وانا سے آگے جو وزیرستان کی آبادی ہے وہاں, یا نارتھ کی طرف جائے تو سروکئی, سروغا, یہاں سے بھی پیشنٹ آتے ہیں. تو کتنی آبادی بنتی ہے تقریباً جو آپ کے پاس لوگ یہاں پر آتے ہیں, اس کو یہ ہاسپٹل دیکھتا ہے؟ آبادی تقریباً کوئی 1.25 لاکھ کے قریب ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, لیکن جس طرح پہلے میں نے عرض کیا نا, اس کے علاوہ بھی کافی سارے پیشنٹ آتے ہیں. تو ایوریج آپ کے پاس پیشنٹس آپ کے پاس یہاں پر جو ہے وہ کتنے آتے ہیں ہاسپٹل میں؟ تقریباً 150-160 کے قریب ہماری ڈیلی او پی ڈی ہوتی ہے. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ افغانستان سے بھی یہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں, وہاں سے بھی جو ہے وہ پیشنٹ آتے ہیں؟
خاص کر افغانستان سے جو پیشنٹ آتے ہیں وہ سیریس پیشنٹ ہوتے ہیں اور ان میں اپروٹیو پروسیجر ریکوائرڈ ہوتے ہیں, کیونکہ میرے خیال میں وہاں پر اتنی فیسلٹیز نہیں ہے ہمارے جو انگور اڈے کے اکراس ہے. تو ہمارے پاس جو بھی آتے ہیں تو وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں اور پلس اپریٹیو پروسیجر ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں, تو وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں الحمدللہ. جب بھی آئے, ابھی بھی ڈائلیسس میں آپ کو دکھا دوں گا, ایک ایسی پیشنٹ آئی ہے جو بالکل لاسٹ اسٹیج پہ اور ان کو آنے میں پرابلم ہو رہا تھا, تو اس کو ہم نے ایڈمٹ کیا ہوئے فری آف کاسٹ سب کچھ دے رہے ہیں. یہ ہاسپٹل شولام ہاسپٹل وانا میں کیا کیا پرووائڈ کر رہا ہے؟ ہمارے ہاسپٹل میں اسپیشلسٹوں کے علاوہ جو ہے سب سے بڑی فیسلٹی 24 آورز راؤنڈ دی کلاک آپریٹیو پروسیجرز ہے کہ ہمارا آپریشن تھیٹر کھلا ہوتا ہے. اس میں 2 سرجنز بھی ہے, گائنیکالوجسٹ بھی ہے, جو ضروری ہو وہ ہم کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے لیے الائڈ فیسلٹیز چاہیے, جس طرح لیبارٹری کے ٹیسٹ, ہر قسم کے ٹیسٹ جو ان کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں. ایکس رے کر لیتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں, اور ای سی جی, جس طرح جو بھی ریکوائرمنٹ ہو وہ الحمدللہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس ڈائلیسس سینٹر کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. ہمارا یہ ڈائلیسس سینٹر تھرو آؤٹ دا فاٹا یونیک ہے. یہاں پورے فاٹا میں ایسا ڈائلیسس سینٹر نہیں ہے. ہمارے پاس 5 ڈائلیسس مشین ہے جس پہ ہم ڈیلی تقریباً 14-15 پیشنٹ کا ڈائلیسس کرتے ہیں, اور ہر پیشنٹ کا ہفتے میں 2 دفعہ ڈائلیسس ہوتا ہے, اور یہ فری آف کاسٹ ہے. باقی اگر ڈائلیسس کے ڈیزیز کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو تو ڈاکٹر بہزاد صاحب ہیں, نیفرالوجسٹ ہیں ہمارے, ان سے آپ بات کر سکتے ہیں. کیا حال ہے جناب, خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں جی؟ میں تعلق ڈسٹرکٹ ڈی خان سے ہیں. اچھا. اور میں نے اردو میں اسپیشلائزیشن شفا انٹرنیشنل اسلام آباد سے کی. تو کتنے پیشنٹ آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں ڈائلیسس کے لیے؟ ہمارے پاس کرنٹلی رجسٹرڈ پیشنٹس 126 ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ او پی ڈی میں پیشنٹس بھی ہم روزانہ تقریباً 40 سے اوپر دیکھتے رہتے ہیں. تو روزانہ کا جو فلو, جیسے سر نے بھی بتایا آپ کو, 14 سے 15 ڈائلسس ڈیلی کے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ایمرجنسی ڈائلسس کے الگ ہیں, جو رات میں بھی کسی وقت آ سکتے ہیں, اتوار کو بھی آ سکتے ہیں, چھٹی کے دن واسطے. اور یہاں پہ کوئی چھٹی نہیں ہوتی علاج کے لیے. کوئی چھٹی نہیں کرتے؟ کوئی نہیں چھٹی. اچھا. مگر مجھے بتائیں, یہاں پر رہنا, یہاں پر لوگوں کے ساتھ کام کرنا, اور ظاہری بات ہے ان سینٹرز کو, اس طرح کی میڈیکل فیسلٹیز کو چلانا, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے؟ یہ یہاں پہ مطلب ہمیں جو بھی فیسلٹی کسی بھی ٹرشری کیئر ہاسپٹل کی اسلام آباد میں میسر ہے, وہ یہاں پہ ایون میں نے شفا میں کام کیا, اس لیول کی ہے یا اس سے اوپر ہے. اچھا, اس طرح کی دیر وہی سہولیات یہاں پر دے رہے ہیں؟ اس سے زیادہ ہیں, کم نہیں کس صورت میں بھی. مشینری کے لحاظ سے بھی آئی سی یو بھی آپ نے ہمارا دیکھا ہوگا, وہ بھی اویلیبل ہے, وینٹیلیٹرز بھی اویلیبل ہیں, اور 24 گھنٹے اسپیشلسٹ کا کور کسی بھی ہاسپٹل میں نہیں ہوگا جہاں پہ 24 گھنٹے فزیکلی کوئی ڈاکٹر موجود ہو, اسپیشلسٹ ڈاکٹر. تو ایسی سروس مطلب ہم نے تو کسی ہاسپٹل میں نہیں دیکھی جو ادھر دی جا رہی ہے عوام کو. بہت شکریہ ڈاکٹر بہزاد صاحب اور ڈاکٹر تجمل صاحب, آپ لوگوں کو مبارکباد بھی, اور قابل تحسین ہے آپ لوگوں کا کام جو آپ یہاں پر اس علاقے میں بیٹھ کے اس طرح کا کام کریں. تھینک یو سو مچ. میں وانا میں اس وقت آپ کو جو فیسلٹی دکھانے والا ہوں, یہ ایک ایسی فیسلٹی ہے جو خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے جو بعد کی صورتحال ہے اس پہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اس جگہ کا نام ویسے تو اما چلڈرن اکیڈمی ہے, مگر یہ بڑے خاص بچوں کے لیے اکیڈمی بنائی گئی, اور یہ وہ بچے ہیں کہ جو جب ہماری دہشت گردی کے خلاف جو لڑائی ہے اس میں اپنے والدین کے سہاروں سے جو ہے وہ محروم ہو گئے ہیں. اس جگہ پر ان بچوں کے لیے مکمل طور پر جو ہے وہ مفت انتظام ہے, ان کی تعلیم کا, ان کی رہائش کا, ان کے کھانے پینے کا, ان کا مکمل طور پر جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے. ابھی میں اس جگہ پر پہنچا ہوں اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تقریباً 700 کے قریب بچے جو ہے وہ یہاں پر پڑھتے ہیں, یہاں پر رہتے ہیں, اور نہ صرف پڑھتے اور رہتے ہیں بلکہ وہ یہاں پر مختلف طرح کے جو ہے وہ سکلز بھی جو ہے وہ سیکھتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اما چلڈرن اکیڈمی کے جو پرنسپل ہیں نذیر صاحب. نذیر صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑی زبردست آپ نے یہاں پر جو ہے وہ فیسلٹی بنائی ہے. مجھے بتائیں کہ اس کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی, اور ابھی اس وقت یہ جو آپ لوگ ہیں وہ یہاں پر کام کیا کر رہے ہیں؟ بڑی مہربانی. اس کی ضرورت 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر کی وجہ سے تقریباً ہمارے سارا علاقہ بالعموم اور ساؤتھ وزیرستان بالخصوص بری طرح متاثر ہوا. ہمارا تعلیمی نظام بھی اس تباہی سے نہ بچ سکا. تو
تو ان حالات میں سارے تقریباً زیادہ بچے یتیم ہو گئے، تو ان بے سہارا بچوں کا سہارا بننے اور انہیں ری ایبیلیٹیٹ کرنے کے لیے وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن نے ایک کوشش شروع کی۔ سٹارٹ میں 2008 میں اما ویلفیئر ٹرسٹ کی مدد سے ماہانہ وظیفے کا اجرا کیا، جس کی بدولت یہ بچے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کے قابل ہوئے۔ تو آپ کے پاس وہ بچے ہیں جو دہشت گردی یا کسی اور وجہ سے جن کے پاس والدین کا جو سہارے سے محروم ہے، وہ آپ کے پاس بچے وہ زیادہ آتے ہیں؟ تقریباً ہمارے پاس زیادہ تر بچے وہ ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ وانا ٹیرر کی وجہ سے لوگ متاثر ہو گئے، بچے بے سہارا ہو گئے، یتیم ہو گئے۔ آج کل وہ بچے سارے یہاں پہ پڑھتے ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی بچے ہیں جو مختلف وجوہات کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو گئے ہیں، وہ بھی ہمارے زیر نگرانی۔ تو جو بچے یہاں پر آتے ہیں ان کی تعلیم اور ان کو جو سہولیات دی جاتی ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ فری ہوتی ہیں؟ یہاں 100% فری ایجوکیشن ملتی ہے، اسکول یونیفارم، کتابیں، ایون اس کے ٹرانسپورٹ کا بھی انتظام بھی مکمل مفت اس ادارے نے ذمہ لیا ہے، اور اس ادارے کے پیچھے جو یہ ادارہ چلا رہا ہے وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن ایک لوکل آرگنائزیشن ہے، اور اس ادارے میں ہمیں اما ویلفیئر ٹرسٹ کی مدد سے بھی کافی، اما ویلفیئر ٹرسٹ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے بھی ہمیں کافی سپورٹ ملتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ کے پاس یہاں پر ابھی کتنے بچے ہیں جو کہ یہاں پر جو ہے وہ ابھی آپ کے پاس ہیں؟ بالکل، یہاں ادارے میں ہمارے ساتھ 670 یتیم بچے یہاں پہ ہیں جو پریپ سے 10 تک پڑھتے ہیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ ہم وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن علاقے کے 800 یتیم بچوں کو جو مختلف پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کی جو اسکول اور تعلیم کے اخراجات ہیں وہ بھی وانا ویلفیئر ایسوسی ایشن۔ بچوں کو کچھ سکلز وغیرہ بھی، کیونکہ آپ بتا رہے تھے ابھی کہ ان کو صرف پڑھایا نہیں جاتا بلکہ ان کو سکلز بھی جو ہے وہ سکھائی جاتی۔ بالکل، یہاں پہ ہمیں پاک آرمی کے ہم بہت مشکور ہیں کہ ان کی وساطت سے یہاں پہ ایک فٹ بال سٹیچنگ سینٹر بنا ہوا ہے۔ ہمارے ادارے کے 20 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بالکل اس ہنر سے مالا مال ہے، تو یہاں پہ خود وہ فٹ بال بناتے ہیں۔ ہمارا مستقبل میں بھی یہی پروگرام ہے کہ ہم اس کو زیادہ وسیع کر دے۔ اس پہ ہمارا زیادہ توجہ ان بچوں پہ ہے جو اکیڈیمیکلی کمزور ہے، تو ان کو ہم وہاں پہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ آگے چلے جائے تو ان کو اپنا روزگار مہیا۔ نذیر صاحب بہت شکریہ جناب آپ کے وقت۔ تھینک یو۔ وانا میں مقامی لوگوں کے تعاون سے کئی سکول تعمیر کیے جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے بھی سکول بنائے جا رہے ہیں۔ اب ہنگامی بنیادوں پر کورونا وبا کے بعد تمام سکولز کو کھولنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ ہے یہ 2 دہائیوں پر محیط ہے۔ ان 2 دہائیوں میں ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ قربانیاں ان فوجی جوانوں نے دی ہیں جو ان علاقوں میں دہشت گردوں کے ساتھ 10 بدس لڑے ہیں۔ یہ قربانیاں ان علاقوں کے رہنے والے لوگوں نے دی ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار بھی چھوڑا، اپنی جانیں بھی قربان کی۔ پھر ہم نے اس کی قیمت معیشت کی صورت میں چکائی ہے، انفراسٹرکچر کی تباہی کی صورت میں چکائی ہے۔ لیکن وطن کا دفاع وہ چیز ہے جس کے لیے ہم کل بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں اور آئندہ بھی تیار رہیں گے۔ یہی پیغام، یہی چیز آج میں نے وانا میں دیکھی ہے کہ جہاں پر لوگ پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف یہ وہ جگہ تھی جہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ لڑائی لڑی گئی، جہاں سے اس جنگ کا آغاز ہوا، اور آج اس جگہ کو دیکھ کر، ان لوگوں کو دیکھ کر، اپنے جوانوں کو یہاں پر دیکھ کر اور سب کو اکٹھا دیکھ کر وطن کے دفاع کا جو حوصلہ ہے، جو عزم ہے، وہ بلند ہو جاتا ہے، اور پھر سے جو وعدہ ہے اس کو احفا کرنے کا دل کرتا ہے کہ چاہے کوئی بھی قربانی ہو، اس وطن کے لیے ہم اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کبھی نظریے کی صورت میں دشمن حملہ آور ہوگا، کبھی وہ بندوق لے کر آئے گا، کبھی ہماری معیشت پر حملہ کرے گا، چاہے وہ کسی بھی طرح سے حملہ آور ہو، کسی بھی علاقے پر حملہ آور ہو۔ یہ علاقے کبھی علاقہ غیر ہوتے تھے، پھر یہ علاقے قبائلی علاقے بنے، مگر اب یہ علاقے خیبر پختونخوا پاکستان کا اسی طرح سے حصہ ہیں جس طرح سے لاہور، کراچی یا اسلام آباد حصہ ہیں۔ تو چاہے وہ پاکستان کا کوئی کونا ہو، اس کے دفاع کے لیے ہم ساتھ ساتھ کھڑے تھے، ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ کھڑے رہیں گے۔
آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان اظہر کو وانا سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. میں ہوں رحمان اظہر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.